कंप्यूटर का दिमाग। बताया था ना मैंने आपको, एक सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीयू, एलयू और एमयू। आज बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट के बारे में। 2-3 दिनों से जो भी क्लासेस पिछले चले हैं उस पर डिस्कस हम लोग कर ही रहे थे कंटिन्यू, और कल तक हमने बात कर लिया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आज थर्ड जनरेशन तक के लिए कंप्यूटर के हिस्ट्री में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखें तो कंप्यूटर के दो पहलू हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों के पास भी दो चीज़ें हैं जिससे हम चलते हैं। एक तो हमारा ये हार्डवेयर पार्ट, यानी कि हमारा पूरा बॉडी जो जिसकी संरचना हुई है, और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, यानी हमारा प्राण है। तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर भी चलता है। अगर इसके भी हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करें तो दो पहलू हैं, एक सॉफ्टवेयर की संरचना कंप्यूटर की और दूसरा इसके हार्डवेयर की। और यही दोनों के बन जाने की वजह से आज कंप्यूटर चल रहा है। जैसे हम इंसान, हमारा फिजिकल बॉडी और हमारे अंदर का प्राण, ठीक है। तो इन्हीं दोनों की खोज हो जाने से कंप्यूटर का चल पाना आज के इस युग में संभव है। तो अगर हार्डवेयर की बातें करें कंप्यूटर में, जो फिजिकल कंपोनेंट और पार्ट चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं विद्युत बल्ब से शुरू हुआ है, थॉमस एल्वा एडिशन के विद्युत बल्ब बना देने के बाद से। लेकिन इसके इंटरनल पार्ट अगर हम अपने, जैसे हमारे अंदर प्राण है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करें, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अबाकस मशीन को सबसे पहली बार गणना करने के लिए बनाया गया था, और इसी से सर चार्ल्स बेबेज ने, यहाँ पे आप देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेवलप किया, और इसमें इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में इन्होंने इसको यूज किया, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया, एक रिवाइज कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है बिट, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी। और यहाँ देखें तो 0 भी एक बिट का होता है और 1 भी एक ही बिट का होता है, और एक बिट ये हो जाता है एक नंबर। और इनकी संख्या जब 8 हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पे देखें इस तरीके से कुछ, जो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे 0 भी एक बिट का है और 1 भी एक बिट का है, और इसी तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या जब 8 हो जाएगी तो कितना बिट हो जाएगा, 8 बिट हो जाएगा। और यही 8 बिट मिलके कितने हो जाते हैं, 1 बाइट हो जाते हैं, और 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट हो जाता है। 1024 किलोबाइट के बराबर 1 MB, और 1024 MB के बराबर 1 GB, ऐसे ही 1024 GB के बराबर 1 टेराबाइट हो जाता है, TB हो जाता है। तो ये कंप्यूटर का मेमोरी है, और ये 0-1 के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं, जिसका पूरा कैलकुलेशन भी मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझा दिया था, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एक तरीके से देखें तो यहाँ से आया, और इसमें अगर हम बातें करें तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर मेमोरी ये यहाँ से डेवलप किया गया। ये था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इतिहास। और इसी तरीके से हम कंप्यूटर हार्डवेयर की पार्ट के बारे में देखते हैं कि इसका फिजिकल पार्ट कहां से स्टार्ट हुआ। कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था, थॉमस एल्वा एडिसन सर ने विद्युत बल्ब बनाया था 1882 में, और 1871 में सर चार्ल्स बेबेज सर का डेथ हो गया था, यानी उनके इस दुनिया से जाने के बाद ही विद्युत बल्ब बना है। तो थॉमस एल्वा एडिसन सर ने 1882 में इसे व्हाइट हाउस में प्रेजेंट किया था, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के लीडी फॉरेस्ट सर ने, जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था, 1938 यानी कि 1938, जबकि आप देखो इन दोनों ईयर के बीच में काफी ज्यादा गैप है कि नहीं है, इतना टाइम लगा। फिर सर ने क्या बनाया, वैक्यूम ट्यूब बनाया, और यही वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुआ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इसे यूज किया गया। देखिए फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उसमें क्या लगाए गए, वैक्यूम ट्यूब लगाए गए। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ये वैक्यूम ट्यूब होता है। वैक्यूम ट्यूब बना कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। और ये वैक्यूम ट्यूब कब बना था, 1938 में बना था। और इसी की वजह से जो पहले जनरेशन का कंप्यूटर का जो एज माना जाता है वो 1946 से लेकर 1954 तक माना जाता है, 1945 भी आप कह सकते हो। एक्चुअल में ये वैक्यूम ट्यूब बना दिया गया था 1938 में, लेकिन इसको यूज किया गया, यहां आप देख सकते हैं ना, इस वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया, और पहला जो कंप्यूटर बनाया गया बिजली से चलने वाला, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से मार्क 1 नाम दिया गया, और फिर उसी कंप्यूटर में थोड़ा और अपडेशन किया गया, और फाइनली उसका नाम हो गया इनियक इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर या कंप्यूटर, ठीक है ना। और इसको किसने डिजाइन किया था, जॉन मैचाले एंड जे प्रेस्फर अकर्ट ने। समझ में आ गया।
और ये वैक्यूम ट्यूब ही यूज किया गया था, मेन टेक्नोलॉजी यही थी। लेकिन चूंकि ये वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े बड़े होते थे, बल्ब की तरह होते थे, और इस वैक्यूम ट्यूब को करीब मान के चलो 20,000 25,000 वैक्यूम ट्यूब लगाना पड़ता था एक सिस्टम को सेट करने के लिए। अब सोचो इतने बड़े बड़े 20,000 बल्ब अगर आप लगाओ, बल्ब मान लो इसको एग्जांपल के लिए, तो कितने बड़े रूम की जरूरत होगी। इसी वजह से इसको 30 × 50 यानी कि 30 × 50 फीट रूम में पहली बार शिफ्ट किया गया था, और कल की क्लास में मैंने आपको इसे दिखाया भी था। तो इतना बड़ा होता था कंप्यूटर। अगर हम कहें तो वो कंप्यूटर ना कहकर के ये समझ लो वो रिसर्च सेंटर था कि कंप्यूटर की खोज हो रही थी और लोग उसी में खोज कर रहे थे। कौन? जॉन मैचाले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट, इन दोनों ने डिजाइन किया था। और जरूरी ये था वैक्यूम ट्यूब का बनना। वैक्यूम ट्यूब बना तभी इसको ला करके इसमें फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया। बात समझ में आ गया? अब देखो यहां पे विलियम शोकले नामक वैज्ञानिक एक आए और इन्होंने कहा अरे यार ये बल्ब क्यों इतना बड़ा बड़ा लगाते हो आप? कुल मिला के आपका काम क्या है? एक पॉइंट से इनपुट लेना और अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग आउटपुट लेना। समझ में गया? डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हमें मिल जाए वोल्टेज की। समझ में आ गया? तो इन्होंने इस बल्ब की जगह पर किसने? विलियम शोकले सर ने काम किया। एक तरीके से एक तो वैक्यूम ट्यूब को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज कर लिया गया, और इधर विलियम शोकले सर ने इसी वैक्यूम ट्यूब को लिया और इस पर रिसर्च किया कि भाई इसका क्या यूज करते हो आप। इससे आप इलेक्ट्रिसिटी ही रिड्यूस करके और इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग वाट लेने का काम करते हो इसको, और अपने मशीन में इसको यूज करते हो। तो इतना बड़ा बड़ा बल्ब लगाने की क्या जरूरत है? इन्होंने ट्रांजिस्टर बना दिया। क्या बना दिया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ऐसा कुछ होता है देखने में, ठीक है? ये ट्रांजिस्टर। अब इसका कॉन्सेप्ट है, देखो ये भी उसी तरीके से है, बस वो क्या है उसमें बल्ब बना हुआ है यानी वैक्यूम ट्यूब है वो, और इसमें एक अंदर सर्किट बना दिया गया, और ऊपर से ये जो काला काला सा आपको दिख रहा है ना, ये सिलिकॉन है। इसमें जब वोल्टेज इनपुट आप कराओगे तो ये हीट होता है। तो ये सिलिकॉन जो धातु होता है ये हीटिंग से इसमें लड़ने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, और ये फटता नहीं है जल्दी। उसके बाद भी जल जाता है तो कहते हैं आईसीआर जल गया है ना, ट्रांजिस्टर वाला जल गया, ऐसा बोलते हैं ना आप लोगों से। इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग होता है। आप इसके अंदर की चीजें, सर्किट भी जानना चाहोगे क्या होता है? इसके अंदर की सर्किट कैसे बनी होती है, क्या मतलब होता है, इसको एक एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल इसका इस तरह से समझते हैं। जो ये ट्रांजिस्टर बनाया था, पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं, कब बनाया इन्होंने इसको। तो सर ने इसको 1948 में बनाया। कब? 1948 में। और वैक्यूम ट्यूब कब बना था? 1938 में बना था। इस बीच में कितने ईयर का डिफरेंस हो गया? 10 साल का हो गया। इसीलिए जो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन की टाइम है वो 10 साल के बाद इफेक्ट करता है। बात समझ में? क्या बना था 1938 में वैक्यूम ट्यूब, लेकिन इसका यूज 1945 से 1954 के बीच में किया गया था। इसीलिए जनरेशन 1945 से 1954 माना जाता है, पहला जनरेशन। और दूसरा 55 से लेकर 64 तक माना जाता है, क्योंककि ये बनाया गया 1948 में, लेकिन सेकंड जनरेशन का जो यूजेस हुआ वो 1955 से 1964 तक हुआ। ठीक है ना? इस तरीके से सेकंड जनरेशन की टाइमिंग इसी वजह से इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है 10 साल के बाद ही। ऐसे ही तीसरा जनरेशन भी 10 साल के बाद करेगा, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो 1948 में सर ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। क्या बनाया? ट्रांजिस्टर। इंटरनली ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या है थोड़ा सा ये देखते हैं। देखो एक ट्रांजिस्टर, अभी जो वहां पे आपने फिगर आपको मैंने दिखाया कुछ इस प्रकार से है, समझ में आ गया? ये ऐसा ही तो है, यहां पे लगा होता है, इसके ऊपर सिलिकॉन है। अब इसके अंदर एक इंटरनल सर्किट बनाया गया। क्या बनाया गया? सर्किट बनाया गया। देखो जो बल्ब के अंदर सर्किट बना होता है ना, टंगस्टन का वायर, वो इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करता है और फिर वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है वैल्यू उसका। इसके अंदर भी इस तरीके की सर्किट ऐसे ऐसे बनाई हुई है, बहुत पतले वायर से। समझ में आ गया ना? एक सर्किट बनी हुई है, और इसी सर्किट से फिर यहां पे भी कनेक्शन, यहां पे। अब देखो यहां से वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे, फिर यहां पे कोई अदर वैल्यू हमें मिल जाएगा और यहां पे अदर वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये वैल्यू को कैसे घटा देगा? जरा इसके ऊपर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने ये लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज का ग्राउंड देखा ना आपने? थका ना? मतलब देखें, अगर उसमें आपको दौड़ाएं हम तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? थक जाएंगे ना। मान लो ये ग्राउंड है आपका, एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। अब यहां पे हो, अभी जस्ट ग्राउंड में एंट्री लिए हो, अभी आपके अंदर फुल एनर्जी है ना?
एक राउंड आपसे बोले दौड़ के आओ, कुछ थक जाओगे, कुछ एनर्जी कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। फिर बोले एक राउंड और लगा के आओ, अब और थक जाएंगे, कुछ एनर्जी आपकी और कम हो जाएगी। एक राउंड और लगाएंगे, अब बहुत ज्यादा थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? समझ में आ गया? एग्जैक्टली वही चीज इसके साथ होता है यार। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें आता है ना तो फुल एनर्जी में होता है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको इसी ग्राउंड में दौड़ा देते हैं, है ना। अभी दौड़ते दौड़ते थक जाता है ऐसे, है ना। अब वैल्यू इसकी क्या हो गई, घट गई। और दौड़ाया थोड़ा सा, है ना, और दौड़ाएंगे तो और वैल्यू इसकी घट गई। बात समझ में आ गया ना। तो अलग अलग वोल्ट। अब देखो यहां पे कम थका था ना, तो यहां से कनेक्शन निकालेंगे तो यहां थोड़ा सा ज्यादा पावर मिलेगा हमें, और यहां पे और कम मिल जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले पॉइंट से हमने निकाला। समझ गए आप? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसका एग्जांपल देखना चाहोगे आप, खुद से प्रैक्टिकल करना चाहोगे कि यहां बिजली थकेगा कि नहीं थकेगा? एग्जांपल बताएं, है ना। समझते हैं वो भी थोड़ा सा। आपने अपने लिए समझ गए ना कि ग्राउंड में खूब 4 राउंड लगाएंगे तो खुद की एनर्जी थोड़ी सी थक जाएंगे, नहीं थक जाएंगे? अब देखो बिजलिया को आप दौड़ा के देख लो, एकदम आज जाके दौड़ा के देख लेना इसको कस के, ये भी थक जाएगा। बंडल वाला वायर तो आपने एग्जांपल के लिए देखा होगा ना, जो डोरी वाला वायर होता है ना, 2 तार होते हैं, लपेटे होते हैं और पूरी बंडल होती है, देखा ना आप लोगों ने? ठीक है, एक काम कर लेना, वो पूरा बंडल खरीद लेना। ऐसे बंडल होता है, नहीं होता है बंडल वाला वायर? समझ में आ गया? एक सिरे पर एक सिरा निकाल लेना ना ऐसे बाहर, और इसमें बल्ब लगा देना। क्या लगा देना? बल्ब लगा देना। समझ में आ गया? और एक सिरा क्या करना, पावर बोर्ड में लगा देना, प्लग में लगा देना। बात समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये तो पूरा बंडल है ना वायर का, तार कहीं काटना नहीं और बंडल को खोलना भी नहीं, बंडल को खोलना नहीं और कहीं तार काटना नहीं। एक सिरे पर ये प्लग कर देना और एक सिरे पर क्या लगा देना, बल्ब लगा देना, और लाइट आप क्या कर देना, ऑन कर देना। आप देखोगे, और एक दूसरा बल्ब लेना, उसमें छोटा सा तार लगाना, छोटा सा तार लगाना, और वो भी प्लग पे लगाना, और दोनों बल्ब साथ में जलाना। एक बल्ब जो जिसमें छोटा सा तार लगा रहेगा वो खूब फुल जलेगा, एकदम बढ़िया रोशनी देगा, और जो दूसरा बल्ब जलेगा ना वो बहुत डिम जलेगा। क्यों डिम जलेगा? ये इतने गोलवा में दौड़ते दौड़ते इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, थक जाएगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। समझ आया? अब जरा देखना, उसको ऐसे लगा के छोड़ देना, जलने देना, जलने देना। किसको? उस बल्ब को जो बंडल वाले वायर से पूरा निकला हुआ है। समझ आया? अब 1 घंटे 2 घंटे जब वो बल्ब जल चुका होगा ना, तब तक आपके वो तार पे जब हाथ रखोगे बंडल पे, तो वो पूरी तरीके से गर्म होगा, और हो सकता है यूं कि वो पिघल भी जाए। समझ आया ना? तो यही चीज इसके इंटरनल सर्किट में होता है कि जब इस तरीके से हम इसको दौड़ाते हैं तो ये हीट होता है, और उसके ऊपर हम सिलिकॉन लगा देते हैं कि वो हीटिंग से कहीं शॉर्ट ना हो जाए, कट ना जाए, कहीं ब्लास्ट हो जाएगा तो वो वहीं पर क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो आगे ये क्या होगा, धारा प्रवाह, मतलब आगे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो फिर आगे हमारा मशीन जब हम चेक करेंगे, मान लो कुछ चीज चल रहा था, यहाँ पे 10 वोल्ट मिलना था, 10 वोल्ट नहीं मिलेगा, और जबकि यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट आ रहा था, यहाँ 50 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ 10 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो यही तो सर्किट कहीं ब्रेक हो गया ना, ये सर्किट कहीं ब्रेक हो गया इंटरनली। इसी वजह से मशीन क्या हो गया, फेल हो गया। आप अपना कुछ भी सामान आपका इलेक्ट्रॉनिक खराब है ना, कंप्यूटर खराब है, रेडियो खराब है, टेलीविजन खराब है, दुकान पे लेके गए तो उसने क्या काम किया, इसी को चेक किया, इसको उखाड़ के फेंका, इसकी जगह पर दूसरा लगाया, ऑन कर दिया, भैया 1000 रुपए लाओ, 20 रुपए का सामान 1000 रुपए लाओ। यही होता है कि नहीं होता है? ट्रांजिस्टर किसने बनाया? विलियम शोकलेसन ने। कब बनाया? 1948 में। कोई कंफ्यूजन है? यही काम वैक्यूम ट्यूब भी करता था, यही काम तो वैक्यूम ट्यूब करता था, बट वैक्यूम ट्यूब क्या है ना, वो थोड़ा बड़ा होता था और उसको पूरे मतलब बहुत सारा लगाना पड़ता था। तो 20,000 वैक्यूम ट्यूब लगाओगे ना तो बड़ा सा रूम ले लेगा, और वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ये ट्रांजिस्टर बहुत छोटा छोटा हो गया।
और जहां जितनी वैल्यू को 100 वैक्यूम ट्यूब मिलके घटा सकता था, ये वैल्यू को कन्वर्ट कर सकता था, उतना एक अकेला सिंगल ट्रांजिस्टर कर सकता था। इसमें इतना पावर हो गया था। बात समझ में आया? अब मुझे बताओ, जब इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया तो वैक्यूम ट्यूब कोई लगाएगा? तो मैचाले और वो प्रेस फेरेकाइट क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो क्या कहेंगे, ए निकाल वैक्यूम ट्यूब, वो जल्दी निकाल इसको, ए ट्रांजिस्टर लेके आओ भैया, सोक ले आओ, है कि नहीं है? तो क्या मंगाएंगे? ट्रांजिस्टर आने दो भैया, ट्रांजिस्टर आने दे। तो वैक्यूम ट्यूब को हटा देंगे कि लगाए रहेंगे? हटा देंगे कि नहीं हटा देंगे? समझ में आ गया? टेक्नोलॉजी ऐसे ही तो डेवलप करती है। अभी आज के टाइम में ये एलईडी बल्ब चल रहा है ना, अभी 100 वाट का बल्ब कोई लगाएगा क्या? लगाएगा कोई 100 वाट का बल्ब घर में? नहीं। क्यों? 100 वाट लेगा, ये एलईडी 5 वाट लेगा। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अब आज के इस टेक्नोलॉजी में कोई 100 वाट का बल्ब नहीं लगाता ना घर में, लेकिन आज के कुछ वर्ष पहले वही लगाते थे 100 वाट का बल्ब। आप लोगों को भी याद होगा, बचपन में जब छोटे छोटे रहेंगे तो घर में वही 100 वाट वाला बल्ब जलता रहता होगा। जलता था कि नहीं जलता था? आज क्या चल रहा है? एलईडी चल रहा है। तो भैया अभी क्या चल रहा है? ट्रांजिस्टर का जमाना आ गया। तो जब ट्रांजिस्टर का जमाना आ गया तो 100 वाट वाला बल्ब क्या करेंगे? निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकाल देंगे। जब 100 वाट वाला बल्ब निकल गया, यानी कि वैक्यूम ट्यूब निकल गया, तो क्या लगा देंगे? और जब ट्रांजिस्टर लगा देंगे तो कौन सा जनरेशन हो जाएगा? सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा। वही समझ आया? तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर को लगा दिया गया। बस इतना ही तो है सेकंड जनरेशन में। देखो अभी यहां पे पॉइंट क्लियर हो गया। वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय, और ये कौन सा जनरेशन है? सेकंड जनरेशन। इसकी टाइमिंग कब से कब तक है? 1955 टू 1964। समझ में आ गया? अब ये टाइमिंग का डिफरेंसेस क्यों 10 साल का है? क्योंकि 1938 में वैक्यूम ट्यूब बनाया गया था और 1948 में ट्रांजिस्टर बनाया गया था। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यही सेम डिफरेंसेस आप देखिएगा, अब नई चीज आएगी, नया टेक्नोलॉजी आएगा आईसी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट ये जो सेकंड जनरेशन था, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से हम आपको कंक्लूड करना चाहते हैं कि सेकंड जनरेशन की जो टाइमिंग थी 1955 टू 1964, और इसमें क्या लगाया गया था? ट्रांजिस्टर लगाया गया था। क्या हटाया गया था? वैक्यूम ट्यूब हटाया गया था। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? विलियम शोकले सर ने डेवलप किया था। समझ में गया? 1950 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस टेक्नोलॉजी को बनाने की वजह से। अब ट्रांजिस्टर छोटा हो गया और जहां 100 वैक्यूम ट्यूब काम करता था उसकी जगह पर एक सिंगल ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए वो जो बड़ा सा कंप्यूटर था वो सिमट कर छोटा सा हो गया। समझ में आ गया? लेकिन अभी भी वो नहीं बना जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम किसकी तलाश कर रहे हैं? इस कंप्यूटर की, जो ये हमारे पास जो हम लोग खट्टर पट्टर चलाते हैं आज, अभी उसका डेवलपमेंट होना है। समझ आया? तो सेकंड जनरेशन पूरा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब विलियम शोकले सर ने क्या बनाया था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहां से बनाया था विलियम शोकले सर ने? क्या देखकर बनाया था? वैक्यूम ट्यूब देखकर ही तो बनाया था कि क्या यार बल्ब कितना लिए घूम रहे हो, लाओ हम छोटा सा बना देते हैं, है कि नहीं है? अब रॉबर्ट नायस और जैक किल्वे, यहां पे दो वैज्ञानिक आ गए। देख लीजिए, इनकी शक्ल भी पहचान लीजिए। ये देखिए, ये अपना लिए एक आईसी घूम रहे हैं, ये भी अपना रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जैक किल्वे सर है, रॉबर्ट नायस सर है। इन दोनों लोगों ने 1958 किसमें 98 कुछ फिर डिफरेंसेस आया ना? क्या डिफरेंसेस आया? 10 ईयर का ना। 1938 में क्या? वैक्यूम ट्यूब। 1948 में ट्रांजिस्टर और 1958 में आईसी का डेवलपमेंट किया किसने? रॉबर्ट नायस और जैक किल्वे। और इसी 10 ईयर के डिफरेंसेस गैप की वजह से हमारे जनरेशन में भी 10-10 वर्ष का अंतर आ गया। बात समझ में आ गया? इसीलिए जनरेशन याद करना हो तो एक जनरेशन याद कर लो, 10-10 साल बढ़ा दो, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? और ये जनरेशन का कोई इतना बड़ा चक्कर भी नहीं है, ये हिस्ट्री हमको जानना है इसके बारे में। शायद जनरेशन पे कभी क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में नहीं आता है कि पहला जनरेशन कौन से सन से लेकर कौन से सन तक था, क्योंकि किताबों में बहुत अलग अलग तरीके का मिल जाता है हमें। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कोई किताब 1940 से 1950 बताता है, कोई किताब
1945 से 1955 बताते हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस है, बट ये नाइलिट अप्रॉक्स मैंने जो पढ़ा है नाइलिट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है, उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब 1958 में क्या बना दिया गया? आईसी। किसने बनाया? रॉबर्ट नॉयस एंड जैक किल्वे ने। अब ये मत दिमाग में लगाना है दोनों लोग मिल के बनाए, दोनों लोग मिल के नहीं बनाए। अब किससे बनाए ये लोग? इसी विलियम शोकले का ट्रांजिस्टर लिया, जैसे उन्होंने क्या लिया था? वैक्यूम ट्यूब लिया था, वैक्यूम ट्यूब पे रिसर्च करके ट्रांजिस्टर बनाया था। ऐसे इन दोनों ने कहा ला तो भैया ट्रांजिस्टर ला तो नहीं, हम खुराफात करी, कुछ फोर फार के देखियो मकाओ है। समझ आ गया ना? किसने? रॉबर्ट नॉयस। और तो उसको देखे तो बोले इससे बढ़िया तो हम बना देंगे, हम और बढ़िया बनाएंगे। समझ में आ गया ना? तो इन दोनों ने क्या बनाया? आईसी। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर और आईसी का डिफरेंसेस थोड़ा देख लेते हैं। देखो ट्रांजिस्टर में क्या है? एक पॉइंट इनपुट है ना, और यहां पे 2 पॉइंट आउटपुट है कि नहीं? ऐसे ही तो है, 2 अलग अलग पॉइंट है। और इन्होंने, इन सर ने क्या काम किया कि अरे यार यही बनाना है तो बहुत सारा डिफरेंट वर्ड निकाल लो। कैसे? बोले ऐसे बनाओ ना, ये बनाओ और इसमें कई सारे ऐसे टांगे बना दो इसकी। तो अब देखो ये इसमें इस तरह की सर्किट थी ना इंटरनली, वही सर्किट इसमें भी बनाई गई। अब ये इंटरनल इसके खूब ऐसे लंबा सर्किट होता है, इसके अंदर वायर बहुत पतला सा वायर होता है, इसके ऊपर भी सिलिकॉन लगा दिया जाता है। अब यहां पे कहीं कनेक्ट कर दिया गया, कहीं यहां कनेक्ट कर दिया गया, कहीं यहां कर दिया गया, कहीं यहां कर दिया गया, कहीं यहां कर दिया गया। अब देखो हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? समझ में आ गया? अब आईसी क्या है? आईसी क्या है? ट्रांजिस्टर का विकसित रूप है कि नहीं है? तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इन लोगों ने बनाई। कह रहे जब यही बनाना है भाई तो इस तरीके से बनाओ। समझ में आ गया? तो आईसी को डेवलप किया, किसने डेवलप किया? रॉबर्ट नॉयस सर ने और जैक किल्वे। दोनों लोगों ने अलग अलग जगह पर किया, ये नहीं कि मिलके किया। मैं फिर बता रहा हूं, सेपरेटली। समझ में आ गया? ये लेकर किया, ये भी अपना रिसर्च किया, ये लेकर गया, दोनों ने साथ ही में बना दिया, निकल आया आईसी। आईसी कब बनाया गया? 1958 to 59। अब नॉयस सर की जो टेक्नोलॉजी थी उसको एक कंपनी ने लिया जिसका नाम इंटेल है। इंटेल कंपनी का नाम सुना आप लोगों ने कभी? सुनते हैं ऐसे हल्का फुल्का कभी कभी, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है यूज 3rd जनरेशन में हुआ, वो दूसरी टेक्नोलॉजी थी यूज 2nd जनरेशन में। उसके पहले वैक्यूम ट्यूब, वो एक टेक्नोलॉजी है जो 1st जनरेशन में हुआ। समझ में आ गया? ये टाइमिंग कब का है? 1958-59 कब आएगा? किसके बीच में आएगा? 2nd जनरेशन के बीच में आएगा। देखो 2nd जनरेशन कब से है? 1955 से 1964 तक है। तो 58-59 कब आएगा? इसी के बीच में तो आएगा। बनाया गया ये 2nd जनरेशन के टाइमिंग में, लेकिन यूज इसको जब किया गया तो वो 3rd जनरेशन हो चुका था कंप्यूटर का। समझ में आ गया? अब इसको ये बना रहे हैं कौन? रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे, आईसी को। लेकिन तब तक तो ट्रांजिस्टर है ना अपने पास, तब तक हम ट्रांजिस्टर से यूज कर रहे हैं, रिसर्च ट्रांजिस्टर पे कर रहे हैं, कंप्यूटर में वही लगा रहे हैं। लेकिन जब आईसी बन गया तो फिर जनरेशन ही चेंज हो गया। आईसी बन गया तो जनरेशन ही चेंज हो गया। फिर क्या जनरेशन आ गया? 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहां देखेंगे आईसी का यूज कब हुआ? 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। तो 3rd जनरेशन की टाइमिंग को देख लेते हैं। अरे भाई कहां गया मार्कर जी महाराज? 3rd जनरेशन की टाइमिंग देखें, 1900 बताओ कब से? 65 to 1974 ये आएगा टाइमिंग ना 3rd जनरेशन का। इसमें क्या यूज किया गया? आईसी को यूज किया गया, यूज्ड आईसी। समझ में आया? आईसी यूज किया गया और ये टाइमिंग हो गया 3rd जनरेशन का। आईसी बनाया कब गया था? 1958 में ही, लेकिन यूज कब किया गया? 65 से 74 के बीच में। किसने यूज किया इसको? किसने यूज किया? एक कंपनी आई जिसका नाम था इंटेल। समझ में आ गया? और इंटेल ने रॉबर्ट नॉयस सर को नियुक्त कर दिया अपने कंपनी में
कि भाई अब हमारे साथ आप आ जाओ, आपने बहुत बड़ी चीज बनाई है। समझ में आ गया? और इन सर ने, रॉबर्ट नॉयस सर ने और इंटेल की पूरी ग्रुप ने मिलकर के पहला इस दुनिया का माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। क्या बना दिया? माइक्रो प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर का दिमाग। बताया था ना मैंने आपको, एक सीपीयू के अंदर क्या होता है? सीयू, एलयू और एमयू। तो इस पूरे संरचना को डेवलप कर दिया किसने? इंटेल कंपनी ने। इंटेल कंपनी ने क्या बना दिया? माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये देखो प्रोसेसर लिखा है ना यहां पे, इंट्रोड्यूस प्रोसेसर। और ये जो प्रोसेसर थे इसका नाम था इंटेल 8080, मतलब इंटेल 8080 नाम का इस कंपनी ने पहला प्रोसेसर बनाया। प्रोसेसर का मतलब कंप्यूटर का दिमाग बनाया। जैसे हमारे पास ये पूरा बॉडी हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, प्राण नाम की चीज है कि नहीं है? वो तो जानवरों में भी होता है, लेकिन हम इंसानों के पास एक और बहुत कीमती चीज है और उसे हम कहते हैं हमारे पास दिमाग है। तो भैया कंप्यूटर का दिमाग बनाया किसने बनाया? इंटेल ने बनाया। कैसे बना ले गया? कैसे बना ले गया? क्योंकि इसके पास आईसी था। क्या था? आईसी किसका था? रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्वे से ने बनाया था। लेकिन रॉबर्ट नॉयस की आईसी किसके पास आई? इंटेल के पास आ गई। और इसी सेम तरीके से जैक किल्वे सर थे, उनकी आईसी का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक और कंपनी ले गई, एएमडी नाम आपने शायद सुना हो। तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो गया प्रोसेसर की दुनिया, एक एएमडी और दूसरा इंटेल। शायद आप एएमडी का नाम सुन रहे हो पहली बार, हालांकि पूरी दुनिया में फेमस है, ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छे से माना जाता है। लोग गेम लवर्स जितने भी हैं वो एएमडी को हमेशा प्रेफर करते हैं, ग्राफिकल काम करने वाले भी एएमडी को प्रेफर करते हैं। जैसे बोलते नहीं यार, इंसानों का दिमाग अलग अलग होता है ना? होता है कि नहीं होता है? किसी का चल इसमें तेरा मैथ में तेरा बहुत तेज है, तेरा साइंस बहुत तेज है, ऐसा बोलते नहीं बोलते हैं? तो जो प्रोसेसर इंटेल का था वो ऑफिशियल वर्क के लिए अच्छा माना गया, और जो एएमडी का प्रोसेसर बना वो ग्राफिकल, गेमिंग, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा माना गया उसका प्रोसेसिंग, क्योंकि ग्राफिक्स बहुत जबरदस्त होता है एएमडी का। कभी लाइफ में आपको कंप्यूटर खरीदना हो तो पहले खुद से डिसाइड करिए क्या करोगे, गेम खेलोगे, ग्राफिकल काम करोगे, तो एएमडी खरीद ले भाई। ऑफिशियल वर्क करना है तो इंटेल खरीद ले भाई, है कि नहीं है? ये मतलब होता है। तो यहां पे दो वैज्ञानिकों ने बनाया ना, किसने? जैक किल्वे और रॉबर्ट नॉयस ने। तो इंटेल ने कौन सा प्रोसेसर बनाया? इंटेल 8080 प्रोसेसर बनाया पहली बार। समझ में गया? तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 8080। मतलब जो सिंगल चिप बेस्ड पर प्रोसेसर बनाया, प्रोसेसर मतलब सीपीयू बनाया, और सीपीयू मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले दिन नाम लिया था ना मैंने एआई का, क्लास शुरू हुआ था, तो एआई का निर्माण हो गया, और एआई ही सबसे बड़ी चीज था। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पे बना दिया गया, प्रोसेसर बना दिया गया, एक सीपीयू डेवलप हो गया। कब बनाया गया? इंटेल ने 1974 में बनाया इसको। कब? ये जनरेशन खत्म होने वाला था, तब तक जनरेशन खत्म हो गया इसी पर। समझ आ गया? थर्ड जनरेशन, यानी कि कहा जाए तो थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का प्रयोग किया, लेकिन फिर वो आईसी से हमें क्या मिल गया? प्रोसेसर मिल गया, कंप्यूटर का दिमाग मिल गया हमें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आया है? क्लियर है पॉइंट सारा? तो इंटेल इंट्रोड्यूस इंटेल 8080 प्रोसेसर इन 1974। ठीक है भाई? एंड इट वाज द फर्स्ट सिंगल चिप बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर विच इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब वन साइड क्या आ गया अपने पास? इंटेल आ गया। क्या मिला? इंटेल का 8080 सीपीयू बनाया। किसने बनाया इसको? इंटेल कंपनी ने बनाया। किसने बनाया? इंटेल ने बनाया, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंटेल 8080। कोई कंफ्यूजन नहीं? समझ आया? लेकिन एक यहां पे बैड न्यूज हो गया। क्या बैड न्यूज हो गया? ये चला ही नहीं। भाई कुछ काम करोगे जिंदगी में ना, तो फेल तो हो गए ही एक दो बार, है कि नहीं है? फिर सक्सेस मिलेगा ना। एग्जाम में देखो, इंटेल भी पहली बार इम्तिहान में फेल हो गया,
और आप एक ही बार फेल होते हो ट्रिपल सी में या किसी क्लास में, आप तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं यार हम नहीं करेंगे। अरे दोबारा एग्जाम देकर तो देखो, दोबारा पास हो जाओगे। इंटेल भी फेल हो गया, यहां से क्या सीख मिलता है? ट्रिपल सी में एक बार फेल हो जाएंगे तो भागेंगे नहीं, समझ आया? फिर से प्रोसेसर बनाएंगे और तब सक्सेस हो जाएंगे, क्या पता और अच्छा बन जाए, है कि नहीं? समझ आया ना? तो ये ज्ञान मिला ना, यहाँ पे फेल हो जाएंगे तो दोबारा आएंगे पढ़ने हमारे पास, ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, लेकिन फिर एग्जाम देंगे, डिमोटिवेट नहीं होंगे, भागेंगे नहीं मैदान छोड़ के। समझ आया ना? तो इंटेल भी पहली बार में क्या हो गया? फेल हो गया, लेकिन भूत सवार था, बनाएंगे तो बनाएंगे, बनाएंगे तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रोसेसर। इंस्टेंटली इसने क्या काम किया? इसमें थोड़ा पावर और बढ़ा दिया। भाई जब हम रिसर्च करेंगे, बनाएंगे, तो सारा ज्ञान तो हमें पता है ना, फेल क्यों हुआ ये भी हम पता हो जाएगा हमें, मेहनत करेंगे तो। ट्रिपल सी में फेल हो जाएंगे तो पता चलेगा ना काहे फेल हो गए हैं। 3 दिन गायब थे, मेन पॉइंट जब सर ने पढ़ाया, टेस्ट देने नहीं गए, टेस्टवा दिए होते तो पास हो जाते, ये हमें पता रहेगा ना अंदर अंदर। लेकिन हम जिसको डिमोटिवेट है वो यही कहेगा, अरे यार पढ़े ही नहीं, मास्टर साहब ने पढ़ाया ही नहीं, सर जी ने पढ़ाया ही नहीं। और जो जानता है कि हाँ हमारी कमी थी, हम टेस्ट नहीं दिए, हमने तैयारी नहीं किया, इसलिए फेल हुई, तो उसको हार्ट होगा, वो क्या करेगा? इंस्टेंटली फिर से मेहनत करेगा, दोबारा टेस्ट देगा, दोबारा पढ़ेगा, खुद से तमाम सारे सवाल को इकट्ठा करेगा, फिर एग्जाम देगा, पास हो जाएगा, है कि नहीं? तो इंटेल को भी पता था, क्या पता था कि कमियां कहां हैं। तो इस सीपीयू में जो इंटेल 88T सीपीयू बनाया, इसमें थोड़ा सा और जान डाला। कैसा जान डाला? और भी ट्रांजिस्टर का पावर बढ़ा दिया, पावर ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें जैसे ट्रांजिस्टर की जो वैल्यू थी ना, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, और दूसरा प्रोसेसर इंस्टेंटली बना दिया। उसका नाम रखा इन लोगों ने इंटेल 8088, इंटेल 8088। समझ में आ गया? और यह दुनिया का पहला सक्सेसफुल सीपीयू था। यह क्या हो गया? सक्सेस हो गया। पहली बार इसने प्रोसेस करके दिखा दिया, दिमाग इसका काम कर गया। इसका तो ससुरे का दिमाग में फेल हो गया, इंटेल 8080 का। समझ आया ना? इसका काम कर गया, किसका? इंटेल 88 का। तो लेकिन इसने एक जगह तो ले लिया ना इंटेल 8080 ने। कौन सा जगह ले लिया? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर मैं हूं। समझ आया ना? ये कैसा है? सेकंड है, लेकिन पहला नाम ही खराब कर दिया, है कि नहीं? और इसने क्या काम कर दिया? अपना नाम रोशन कर दिया, इंटेल 8088। और यहीं पे हो गया द एंड ऑफ थर्ड जनरेशन। यहां पे थर्ड जनरेशन का हो गया द एंड। समझ में आ गया? यहां पे तीसरा जनरेशन कंप्यूटर का खत्म हो गया। लेकिन अब हमें क्या क्या चाहिए था? आज के कंप्यूटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर चाहिए, जो बेबेज ने दिया, अबाकस से आया। समझ आया? कंप्यूटर का दिमाग चाहिए, जो इंटेल ने दिया। अब क्या चाहिए? पूरी बॉडी चाहिए। देखेंगे किसमें, चलाएंगे कैसे, ये भी तो चाहिए पूरा। लेकिन दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो हमें मिल चुका ना। क्या क्या इंपॉर्टेंट था? इसका सॉफ्टवेयर और इसका दिमाग, है ना? अब बॉडी तो जैसे मन वैसे बना लो। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, है ना? अब इसका टाइमिंग आप कब से कब तक दोगे? 1975 टू कितना? अब तक भाई प्रोसेसर ही तो चल रहा है, वही इंटेल का प्रोसेसर चल रहा है, वही AMD का प्रोसेसर चल रहा है, वही सब तो चल रहा है। तो क्या कह सकते हो? बहुत सारी किताबों में यह देखने को मिलेगा कि 1975 के बाद अब तक सब ये 4th जनरेशन के ही कंप्यूटर चल रहे हैं। समझ आया ना? लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में कहीं कहीं पे आपको यह भी जानकारी मिल जाएगा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो दोनों के बीच में हम थोड़ा सा आपको पॉइंट आपको कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं। तो कुछ किताबें, कुछ लोग मानते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट का आविष्कार हो गया, सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ दिए गए। हाँ बिल्कुल सही है, उस आधार पे भी पढ़ सकते हैं। और अगर कंप्यूटर की केवल बात करें, इंटरनेट से जुड़ने की बात ना करें, तो कंप्यूटर पूरी तरीके से चौथी पीढ़ी में बना दिया गया। तो 4th जनरेशन में 1975 से
1984 में लिख दे रहा हूं अभी, मान लो 1984, ये क्या हो गया, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया। लेकिन यहां अब तक भी लिख सकते हो, क्योंकि अब तक के कंप्यूटर भी चौथी पीढ़ी के ही हैं, उसमें प्रोसेसर लगा दिया गया था और आज भी प्रोसेसर चल रहे हैं, है कि नहीं है। तो अब कौन सी कंपनी आई, अभी मिला क्या अपने पास, अभी हमको क्या मिल चुका है, कंप्यूटर का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, मतलब 0 and 1 ये हमें मिल चुका है। कहां से आया ये, अबेकस 2, मतलब अबेकस से सर चार्ल्स बेबेज ने इसे निकाला और इसको अपने मशीन में यूज किया और फाइनली हमें 0-1 का कॉन्सेप्ट दिया। और दूसरा हमें क्या मिल चुका है, इंटेल का 8088 सीपीयू मिल चुका है। सीपीयू मतलब क्या मिल गया, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मिल गया। हमें दो चीजें मिल चुकी हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, दो चीजें मिल चुकी हैं। अब इसी बीच एक दूसरी कंपनी आई, इसका नाम IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये जो टाइम था, अब बात करेंगे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इसमें अपने पास पहले से हमारे पास तैयार हो चुका है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का दिमाग, समझ में आ गया। अब इस दौरान यानी कि 1975 से 1984 ये देखते हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और 1975 से पहले यानी 1974 में ही क्या बन गया था, इंटेल 8088, जो कि अभी मैं बताया आपको, समझ में आया। अब देखिएगा इस दौरान IBM कंपनी आई। कौन सी कंपनी, IBM ने इंटेल से कहा, लाओ भैया तनी हमहू देखी अब प्रोसेसर वा तो हार, मतलब CPU हुआ देखते हैं हम, आपका जो दिमकवा बनाए हो आप, समझ में आ गया। IBM कंपनी ने 1981 में पूरा तामझाम यानी कि कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, वो टीवी देखने वाला जो पहले आया मॉनिटर, वो सब कुछ इन्होंने बनाया। किसने बनाया, IBM ने। लेकिन IBM ने अपने मशीन में इंटेल 8080 प्रोसेसर का यूज किया और ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यानी कि 0-1 का यूज किया। और फाइनली 1981 में क्या बनाया, पहला पर्सनल कंप्यूटर। पहला पर्सनल कंप्यूटर IBM इंट्रोड्यूस 88 एंड बाइनरी नंबर सिस्टम अपने मशीन में उन्होंने सॉफ्टवेयर के रूप में यूज किया। कंप्यूटर का दिमाग यूज किया, इंटेल के द्वारा बनाया गया, और कंप्यूटर की मेमोरी यूज किया जो कि बेबेज के द्वारा बनाया गया। और ओवरऑल बेबेज को जनक माना गया, क्योंकि ये सब कुछ तो फिजिक्स की चीजें हैं, हम जिसे छू सकते हैं और उसको बना रहे हैं, और जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसे तो हम छू भी नहीं सकते हैं, उसका जो प्राण है उसको सर चार्ल्स बेबेज ने बनाया। इसीलिए सर चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक मानते हैं। और फाइनली 1981 में हमें क्या मिल चुका, अपना पर्सनल कंप्यूटर मिल गया, जिसको अब हम लोग चलाते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये इस तरह का कंप्यूटर का कुछ इतिहास है, जिसको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई, अगर इस पे खूब डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाए तो मुझे लगता है कई घंटे लग जाएंगे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अगर इसकी बात करें तो अब क्या कह सकते हो आप, 1985 से अब तक ना, कब तक, अब तक, हाँ टील कह दो, समझ में आ गया। अब तक 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। अब जैसे हम इंसान जन्म लिए होंगे ना कभी कोई जमाना रहा होगा, दादा आदम का जमाना बोलते हैं ना, उसके बाद जब इंसान इस धरती पर आए होंगे, पैदा हुए होंगे, तो हम इंसान कैसे रहे होंगे, बताओ जरा, कैसे रहे होंगे। ना तो कोई कपड़े पहनता रहा होगा, हैं, एक दूसरे से बात कर पाते होंगे क्या, नहीं बात कर पाते होंगे, बतियाते होंगे नहीं, वो ऐसे बंदर की तरह करते होंगे, वो भी उधर से ऐसे से पता नहीं कैसे कैसे एक्टिंग करके लोग एक दूसरे की बात समझते होंगे, मारते पीटते होंगे, जानवरों की तरह रहे होंगे ना हम इंसान। लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या विकसित हुआ, दिमागवा विकसित हुआ, नहीं विकसित हुआ, दिमागवा विकसित हो गया तो हमने क्या बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, एक प्रणाली बना लिया, एक लैंग्वेज बना लिया। जैसे आदिमानव को जानते हो ना आप लोग,
आदि मानव जो होते हैं जंगलों में, अगर बाय द वे कहीं हो अगर दुनिया में अभी भी, तो उनका कोई लिखित लैंग्वेज नहीं होता होगा ना। लिखित लैंग्वेज होता होगा क्या? नहीं लिखा, वो अपना कोड कर लेंगे ए, तो वो समझ जाएगा ए मतलब क्या होता है। दूसरा वाला समझेगा कि नहीं समझेगा? दूसरा वाला समझेगा, तो वो भी समझ जाएगा। देखो ना कभी कभी किसी मूवी में देखा पू 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 करते हैं ना, मूवी में जो दिखाते हैं, अब वो उनका कोड भाषा है, वो उनका पर्सनल लैंग्वेज है, उनका पर्सनल लैंग्वेज है कि नहीं। अब उससे एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्ट है, कनेक्ट है कि नहीं? कनेक्ट हो गया कि नहीं कनेक्ट हो गया? अब देखो कंप्यूटर की दुनिया तो बन गई ना, किसने बनाया? आईबीएम ने 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया। ये मैंने आपको बताया ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूरा नाम है, ठीक है ना। लेकिन सारे कंप्यूटर क्या थे? अलग थे। अब उसको उस कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब है जैसे इंसान, पहले कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, फिर क्या जुगाड़ बना दिया गया? कनेक्टिविटी, ये से होकर तरवा जोड़ दीन गए। अब ये उससे बतिया लेता है, इसका फैलिया उसमें, उसका फैलिया ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा फैलिया तुम लोगों में ट्रांसफर हो रहा है जी कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, यही तो कर रहे हैं हम। कैसे हो रहा है? हमारे लैंग्वेज से ही तो, हमारी बात को समझ पा रहे हो तभी तो ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी दूसरे देश के लोगों को लाओ, चाइनीज को लेकर बैठा दो, या मतलब चाइनीज को लाके बैठा दो, अब मैं हिंदी में समझा रहा हूं, वो क्या करेगा? वो तो चीची चूचू करेगा। हम तो ना हम उसका कुछ समझ पाएंगे ना वो मेरा कुछ समझ पाएगा, समझेगा क्या? नहीं समझ पाएगा ना, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं बनेगा हमारा उसका, वो ऐसे बैठेगा भी नहीं। तो ट्रांसफर फाइल कब हो सकती है हमारी आपकी? जब हमारा लैंग्वेज आपका सेम होगा, है कि नहीं है? अब देखो एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, दोनों का भी ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इसमें से केबल, उसमें केबल लगा दिया गया, तो एक कौन सा बन गया? एक कनेक्शन बन गया। और एक कनेक्शन को क्या नाम दे दिया गया? इंटरनेट नाम दे दिया गया। और इंटरनेट का आविष्कार कब हो गया? हाँ नहीं 85 नहीं, 5वीं पीढ़ी में। अब इंटरनेट का भी इतिहास बहुत है, उसको भी ऐसे ही हमें पढ़ना होगा, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्या किया, कहां से बन गया। तो इंटरनेट का भी पूरा इतिहास है। हम ये केवल अभी सीखेंगे कि इंटरनेट का जो आविष्कार हुआ वो कब हो गया? 5वीं पीढ़ी में हो गया। और जो कंप्यूटर थे, ये कंप्यूटर है ना, ये सभी कंप्यूटर यानी कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इस इंटरनेट की माया जाल से जुड़ गए। समझ में आ गया? तो 5वीं पीढ़ी में क्या हो गया भैया? इंटरनेट का कनेक्शन हो गया। पूरी दुनिया में क्या फैल गया? सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ना शुरू हो गए और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करने लगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और ये इफेक्ट था 5वीं पीढ़ी में। अब बताओ आज भी वही चीज चल रहा है नहीं चल रहा है? आज भी कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? आज भी इंटरनेट से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? वही चलता चला जा रहा है। हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ, इंटेल रुका हुआ है। आज भी पूरी दुनिया में 2 ही टाइप के प्रोसेसर मिलेंगे आपको, एक या तो इंटेल मिलेगा या तो AMD मिलेगा। ये जो डेल लिखा हुआ है ना, ये डेल डिब्बा है। डेल डिब्बा का मतलब समझ गए ना? जैसे IBM ने नहीं बनाया, फिजिकल पार्ट पूरा बना दिया, वैसे आज डेल बना देता है, लेनोवो बना देता है, HP बना देता है। लेकिन यूज किस चीज का करते हैं? वही 01, वही सॉफ्टवेयर और वही इंटेल वाला प्रोसेसर वाला। अब कुछ लोग AMD वाला लगाते हैं। डेल तो तब भी रहेगा ना, HP तो तब भी रहेगा, लेकिन चक्कर ये होगा उसमें प्रोसेसर कौन सा लगा है, दिमकवा किसका लगा है, रॉबर्ट नॉइस वाला लगा है या जैक किल्बे वाला लगा। समझ में आया ना? इंटेल के माध्यम से उसमें प्रोसेसर लगाया गया है या AMD वाला प्रोसेसर लगाया गया है? तो प्रोसेसर इंटेल या AMD आज भी पूरी दुनिया में इन्हीं का चलता है। ये जो हम HP, डेल, लेनोवो ये सब कंप्यूटर देखते हैं, इनका कोई प्रोसेसर नहीं है। ये लोग वही IBM वाला काम कर रहे हैं जो IBM ने पहली बार किया था। तो IBM ने पूरा डिब्बा बनाया था और उसमें वही प्रोसेसर लगाया था। तो आई होप कि आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आ गया होगा, जनरेशंस पूरा क्लियर है। इधर हार्डवेयर कैसे बना, हार्डवेयर कहां से निकला? बल्ब से, बल्ब से फिर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से IC से
प्रोसेसर, है कि नहीं? और प्रोसेसर को ही क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? इधर सॉफ्टवेयर कहां से निकला? अबाकस, पहला गणना यंत्र दुनिया का। फिर उसके बाद सर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस बाइनरी नंबर सिस्टम वहीं से निकाला, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। और फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किसने पहली बार बनाया था? एडा लवलेस ने। ये भी बताया था मैंने आप लोगों को। समझ में आया? मतलब सिस्टम चार्ल्स बेबेज का था, लेकिन प्रोग्राम उन्होंने पहली बार किया था, एडा लवलेस ने। ठीक है, तो आई होप कंप्यूटर का दिमाग कैसे बना ये भी पता हो गया, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कैसे बना ये भी पता हो गया, कंप्यूटर की पूरी फिजिकल बॉडी कैसे बनी ये भी पता हो गया, सारे जनरेशंस भी आपके क्लियर हो गए। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। एग्जाम में कोई इन सब चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।